पाकिस्तान में आज तक हम यही लड़ते हैं कि अभी लास्ट हमने इमरान खान के दौर में इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया था। दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जब कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है जब वो इस मार्केट में या इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहे और अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहे। एस्क्रो अकाउंट जो है उसके बारे में मुझे बताइएगा कि वो एक्चुअली क्या चीज़ है और वो कैसे सिक्योर कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, या इन्वेस्टर की जो वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है उसको कैसे सिक्योर। फ्यूचर क्या देखते हैं आप रियल एस्टेट का और डेवलपर्स का दुबई के अंदर? ये लीडरशिप, ये मेमन फोरम बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबको साथ लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेमन सीरीज पॉडकास्ट। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे दुबई की, स्पेशली यूएई के अंदर। दुबई एक ऐसा सिटी है जहां पे स्काई स्क्रैपर्स बहुत फेमस हैं। स्काई स्क्रैपर्स कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, इकोनॉमी में उसका क्या किरदार होता है, डेवलपर्स क्या करते हैं, रियल एस्टेट उसमें क्या अमल दरामद उसमें करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। उन स्पेशल गेस्ट का ताल्लुक रियल एस्टेट और डेवलपिंग इंडस्ट्री से है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर मोहसिन शेखानी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हल्का सा इनका मैं ब्रीफ देता चलूँ, बाद में डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मोहसिन शेखानी साहब प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन रहे हैं आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान, उसके चेयरपर्सन रहे हैं। पैटर्न इन चीफ हूँ मैं। अलाइड ग्रुप जो आबाद को हैंडल करता है उसका मैं पैटर्न। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आगाज़ हुआ इस सफ़र का और उसमें इंस्पिरेशन क्या रही आपके लिए? देखिए, सफ़र एक फैमिली बिजनेस था और रियल एस्टेट से वाबस्ता थे पूरी फैमिली, और वो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट थे। और एक एक्टिविटी थी इस अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम 84, मतलब स्कूल्स के ज़माने से जब आना जाना आपका फैमिली और ऑफिस मेमन बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऑफिस का एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व होना या उसको देख के इंस्पायर होना। तो वहाँ से हम अपना एक्सपीरियंस सीखते आ रहे, फैमिली के साथ थे। प्रोजेक्ट बनना, प्रोजेक्ट को बुक करना, रियल एस्टेट कंपनी अपनी उस पर प्रोजेक्ट अनाउंस करना और बुकिंग करना और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करना। तो ये चीज़ें चल रही थी। ये उस ज़माने की बात है जब मेरे ख्याल से कोई 600 रुपये स्क्वायर फीट में माल मिलता था। हम अपनी कॉस्टिंग भी हमारी तकरीबन 150-200-250 रुपये में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती थी, जो आज 7,000 वहाँ पे कॉस्टिंग होती है, 7,000 से 9,000 के दरमियान, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये जर्नी बस स्टार्ट हुई, वो शौक़ रहा, वो फैमिली के साथ वो चीज़ें चलती रही। फिर पॉलिटिकल थोड़े से वालिद साहब और फैमिली का बैकग्राउंड रहा, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की, एज आ एमएनए रहे। तो वो भी एक एक्टिविटी रही, सारे माशरे में सबके साथ मिलना, सबसे एक्टिव होना और उन चीज़ों को लेके चलना। उसके बाद आबाद बेसिकली जो भी डेवलपर होता है पाकिस्तान में उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है एज अ बिल्डर एसोसिएशन से। तो जब आप एक्टिव होते हो, रजिस्ट्रेशन होती है, तो वहाँ पे आपकी आरईसी रीजनल कमेटी होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, वही लोग जो डेवलपर और बिल्डर है वही उसमें काम करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट फोरम पे गवर्नमेंट के। और वो चलती है अपने एक टीम की तरह होता है, और कि पूरे पाकिस्तान में आपके इश्यूज़ होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अलग इश्यूज़ होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलग होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के अलग होते हैं। तो ये सब इश्यूज़ टैक्सेशन से के हवाले से भी आते हैं, इकॉनमी मूवमेंट के हवाले से भी आते हैं, और बिल्डर के अप्रूवल्स के हवाले से भी आते हैं, यूटिलिटीज़ के हवाले से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आते हैं। और हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसे ऐसे एजेंसियाँ भी आ जाती हैं, फिर उनको भी हैंडल करना पड़ता है। कभी डिफरेंट कोर्ट्स के डिफरेंट ऑर्डर आ जाते हैं लॉ होने के बाद भी, और नैब के कभी इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी एफआईए है, इंटीग्रेट। तो ये सारी चीज़ ऐसी होती है जिसको हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है अपने डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, और फेस भी करना पड़ता है। लॉ अमेंडमेंट होती है, उसमें भी हमें अपने रोल्स अदा करना पड़ता है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। ये वो इंडस्ट्री मैं समझता हूँ जिससे एलाइड इंडस्ट्री चलती है। 54 डायरेक्टली एलाइड इंडस्ट्रीज़ होती है, स्टील, सीमेंट, ये सारी इंडस्ट्रियाँ इसमें चलती है। ये वो इंडस्ट्री है, जब भी रिसेशन होता है किसी कंट्री में, यूरोपियन में, तो इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाता है ताकि एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि आपके जितने भी इंडस्ट्री है वो साथ चले। जीडीपी आपका पूरा मूव करता है इस इंडस्ट्री से।
आप यूएई में देख लें कि मैं समझता हूँ कि 32% जीडीपी अभी जितना भी है इस इंडस्ट्री के हवाले से चल रहा है। और दुनिया भर में दुबई ने अपना एक नाम किया, एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई, जिसकी वजह से आज दुबई पहचाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये इंडस्ट्री है जो अभी एक्टिव कर रही है दुबई में भी, आपके सामने है। और इसकी हिस्ट्री दुबई में 2004 से ही स्टार्ट हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है। और हमेशा कोई भी काम होता है उसकी हिस्ट्री बड़ी डिपेंड की जाती है, लेकिन इसने जो परफॉर्म किया तो पूरी दुनिया को हिला दिया और पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो रियल एस्टेट मैं समझता हूँ कि हर कोई भी आप कारोबार करेंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो रियल एस्टेट, ज़मीन होगी तो लगाएंगे। आप स्कूल बनाएंगे तो ज़मीन होगी तो स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल होगा तो यूटिलिटीज़ होगी, तो रियल एस्टेट से ही सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होती है। और उसी के बाद आप इस एक्टिविटीज़ में आते हैं जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, जितने भी आपके सेक्टर है उसी से जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री है मैं समझता हूँ। इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये इंडस्ट्री देती है। और एलाइड इंडस्ट्रीज़ के साथ जब मिलती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर रोल हो जाता है पूरी पाकिस्तान के एक्टिविटीज़ का, पूरे मुल्क का। और उसको पाकिस्तान में मैं आज तक हम यही लड़ते हैं कि अभी लास्ट हमने इमरान खान के दौर में इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया था। इससे पहले इसको इंडस्ट्री भी नहीं मानते, ना सर्विस में हम आते थे ना। तो ये सारी चीज़ें उसको उस लेवल से पाकिस्तान में कभी देखा नहीं गया, सोचा नहीं है उनको कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जब भी कोई टैक्सेशन की बात आई तो हमने टैक्सेशन या चीज़ें कर दी। अगर ये हाउसिंग सप्लाई नहीं होगी तो दुनिया में कच्ची आबादियाँ बनेगी, अनप्लान लोग रहेंगे। अगर आप प्लानिंग नहीं देंगे, आप मास्टर प्लान नहीं देंगे तो अनप्लान जब लोग रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी ख़राब होगी, आपकी यूटिलिटीज़ वो इलीगली यूज़ करेंगे, आपके जितने भी बच्चे हैं वो एहसास महरूमी, जब आप उनको सिक्योर नहीं करेंगे, उनको छत प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। और ये पूरी थर्ड वर्ल्ड दुनिया में ये इश्यूज हुआ है। और सब ने ये कच्ची आबादी को दोबारा रिहेबिलेशन, दोबारा उसको रीडिज़ाइन की और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी, सिक्योरिटी वो बड़ा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि दुबई एक ऐसा सिटी है कि जिसने सेफ्टी प्रोवाइड की है इन्वेस्टर्स को? हमने पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे देखा, कुछ सालों में यहाँ पे देखा कि बहुत से नेशनैलिटीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, और जो रियल एस्टेट है वो उसने वापस एक बूम पकड़ा है। तो उसकी क्या एक रीज़न है? ये दुबई क्या ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि जो अट्रैक्ट कर रही है, और इन्वेस्टर बड़ा आसानी से और बड़ा यकीन के साथ आके यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए, दुबई वो जगह है जो एक दफ़ा कभी कोई आदमी आता है तो उसको अट्रैक्ट करती है, वो दोबारा ज़रूर आता है दुबई। और दोबारा वो उसका ख्वाब होता है कि वो यहाँ पे रहे, उसके बच्चे यहाँ पे रहे। ड्यू टू द सिक्योरिटी, ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टॉप ऑफ द लाइन, आपको फैसिलिटीज़ जो चीज़ें हैं, आप एक दुनिया ही अलग आ जाती है। जब आप पाकिस्तान से दुबई लैंड करते हो तो ऐसा लगता है इट्स डिफरेंट वर्ल्ड। जबकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इन्होंने अपने सिस्टम्स को इस तरह मैनेज किया हुआ है कि डिजिटलाइजेशन किया हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास जाना नहीं, आपके कंसल्टेंट ने आपके अप्रूवल्स कराने हैं। ऑनलाइन सारे सिस्टम है, वो रीरा का हो, वो रियल एस्टेट एजेंट का हो, वो डेवलपर्स का हो। मतलब उनकी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ होती है उससे हम सीखें। कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे 2008 में जो प्रॉपर्टी डाउन हुई तो उन्होंने उससे सीखा, उन्होंने अथॉरिटीज़ बनाई, उन्होंने उसमें डेवलपर्स को बाउंड किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को बाउंड किया, पब्लिक को सेव किया। और वो चीज़ों को मतलब हर आदमी को विन विन कंडीशंस में रखते हैं। आप जब विन विन कंडीशन सबके लिए होगी कि जब आपका जो भी इन्वेस्टर है वो सेफ़ होगा, जो अलॉटी है वो सेफ़ होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग बनानी है उसको पैसे मिलने हैं, डेवलपर को भी सेफ़ होगा कि हाँ उसकी भी आप सिक्योरिटी देख रहे हैं, तभी काम चलता है। आपको सब लोगों को सेव करके लॉन्ग टर्म चीज़ें चलानी होती है। तो मैं समझता हूँ दुबई ऐसी जगह है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह 5 स्टार होटल्स बन रही हैं, जिस तरह रेजिडेंस है, जिस तरह लोग नई इन्वेस्टमेंट्स, पूरी दुनिया से लोगों का ये फोकस होता है कि जब एक दफ़ा यहाँ आता है या यहाँ से गुजरता है तो दुबई अट्रैक्ट करता है। मतलब बच्चे मेरे यूके में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ वालों को जब वो कहते हैं कि मैं दुबई रहता हूँ तो उनकी ख्वाहिश होती है यूरोपियन की, यूके की, अमेरिकन की, कि हम दुबई जाके देखें।
मतलब दुबई ने अपने आप को इतना आगे ले गया और उस लेवल पे ले गया है, मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त आज भी दुबई एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल सिटीज़ आप कंपेयर करेंगे कि उस सिक्योरिटी और इन हालात में बहुत प्राइस कम है अभी भी। आप टोक्यो को करें, आप न्यूयॉर्क को करें, आप लंदन को करें, आप बॉम्बई को करें, तो आज भी प्राइसेस बहुत ऐसी हैं जो इसमें बहुत गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ कि दुबई के पास लैंड भी बहुत है। दुबई आज जो पॉलिसीज़ दे रहा है, गोल्डन वीज़ा की पॉलिसी दे रहा है, आज टैक्स यहाँ पे नाफिज होने वाला है कॉरपोरेट पे, तो उनको सिक्योर भी करेगा। जब आप पेमेंट उसको देते हो किसी कंट्री को, तो वो आपको सिक्योर करता है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी मार्केट है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, सिक्योर करती है। और कोविड के बाद इन्होंने बहुत कुछ बेहतर किया। मतलब जब दुनिया नो डाउट। बंद थी और तो इन्होंने खोला दुनिया को, और कोविड के बाद इन्होंने एक डिफरेंट स्टोरी अपनी बयान की और लोगों में वो डिस्टेंस का और जो एक खौफ था उसको ख़त्म किया। वैक्सीनेशन की टॉप ऑफ द लाइन, और लोगों के साथ मतलब मैं समझता हूँ कि लोग दुनिया भर से यहाँ आए। वर्क एट होम को उसने यहाँ पे बिल्कुल। दोबारा वो चीज़ें स्टार्ट की और लोगों ने वो 3-4 महीने के बाद दुबई ने वो परफॉर्म किया। तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर है आपकी कि आप अपने लोगों के लिए अपने सिस्टम को किस तरह बेहतर करते हो। वही चीज़ अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। लोग दुनिया का पैसा आ रहा है, आता है, दुनिया का पैसे को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आप देखें, ये पूरी दुनिया का पैसा है। और वो डेवलप क्या हो रहा है, शहर डेवलप हो रहा है, और शहर कैसा हो रहा है, टॉप ऑफ द लाइन और सिक्योर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज पे भी काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम किया। मेट्रो के बाद अब रेलवे पूरा सिस्टम उन्होंने बना दिया। और फ्यूचर अब लोगों को नज़र आ रहा है कि ये और आगे जाना है। एमिरेट्स एयरलाइन देखें तो एक टॉप ऑफ द लाइन, एक स्पॉट जी। कहाँ से कहाँ हम ले गए। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपको। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट और डेवलपिंग डेवलपर्स की जो इंडस्ट्री है इसके हवाले से, दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जब कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है जब वो इस मार्केट में या इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहे और अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहे, तो क्या कैसी चीज़ें हैं कि जिसको उसको ख्याल करना चाहिए? सबसे पहले तो लीगली उनको देखना चाहिए कि लॉ क्या कह रहा है, आपका लॉ को फॉलो कैसे करना है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो मतलब आपकी ताकत से बढ़ के हो। आप अपनी लिमिट्स को देखें, हम कितना उन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। रियल इस्टेट कंपनी यहाँ खुलनी, मतलब आप समझिए हज़ारों की तादाद में, मतलब इतने रियल इस्टेट एजेंट, और इतनी बड़ी मार्केट आपकी कहीं नहीं है। रेंटल मार्केट इतनी बड़ी है जी। कि हर कोई इन्वेस्टर, अगर 70% इन्वेस्टर है तो उनकी रेंटल प्रॉपर्टी मूव हो रही होती है। तो जब भी आप कंपनी लेके चलते हैं तो बायलॉज को, जो कानून है, जो कंपनी एक्ट है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लीगली लॉयर से अपने वेट कर लें, आप अपनी चीज़ें देख लें। और काम करना यहाँ बहुत इजी है, फ्रेंडली माहौल है बहुत। मतलब आपको ऑनलाइन सब चीज़ें मिलेगी, कोई एक आदमी आपको बीच में नहीं मिलेगा। अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन होना है आपका। डेवलपर हमने कंपनी फॉर्म की तो हमने अपने कंसल्टेंट को सारे जो अप्रूवल्स है उसने करवाए। हमें तो पता भी नहीं, अथॉरिटी में हम गए भी नहीं है। ऐसा होता नहीं हमारे मुल्कों में। तो यही हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा ही काम होना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोगों के लिए आसानी हो। और अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी ताकत के मुताबिक हमें मैनेज करनी चाहिए। जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको बनाना है उस हिसाब से डिज़ाइन। वैसे ही अभी लैंड आपने पूरी लेनी है, 30% आपने एस्क्रो अकाउंट में अपने डिपॉजिट करने हैं, तो 70% ऑफ द चीज़ें तो आप वैसे ही कंप्लाइंस कर देते हो, फिर देन प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो। प्रोजेक्ट भी मार्केट इज़ वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की मार्केट, लास्ट रशियन थी, चाइनीज़ थी, अभी पूरी यूरोपियन मार्केट अट्रैक्ट हो रही है, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए मतलब एक सिक्योरिटी फराहम करती है ताकि चीज़ें आएँ। और मैं सब आने वालों को कहूँगा कि थोड़ा सा इस फोरम से, जो हमारा मेमन लीडर फोरम है, इन लोगों से भी हम मिलें, बात करें, जो हम काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा मशवरा करें ताकि उनके लिए आसानी हो। एक स्टेप ना हो, थोड़ा सा रिसर्च करें और उसके बाद चीज़ों को शुरू करें। ठीक है। अभी आपने जिक्र किया एस्क्रो अकाउंट का, तो और हमने पहले से पहले सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बात की कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो एस्क्रो अकाउंट जो है उसके बारे में मुझे बताइएगा कि वो एक्चुअली क्या चीज़ है और वो कैसे सिक्योर कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, या इन्वेस्टर की जो वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है उसको कैसे सिक्योर कर रहा देखिए, एस्क्रो अकाउंट इस तरह सिक्योर करता है कि जो भी आपकी पेमेंट पब्लिक से आती है, जैसे ही हमने बुकिंग की
तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका अखूत हो जाता है। अखूत मीन्स रजिस्टर्ड योर यूनिट। तो जब यूनिट आपका रजिस्टर्ड हो गया तो वो आपका अथॉरिटी में चला गया। सपोज़ मेरे 57 यूनिट है, तो उसमें से जो भी आएगा तो एक 56 यूनिट, एक रजिस्टर्ड हुआ तो बाकी 56 यूनिट रह गए। और रजिस्ट्रेशन के बाद वो पैसे एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, वो जो भी कंपनी का एस्क्रो अकाउंट होगा उसमें जाएंगे। वो पैसे कब निकलते हैं? जब मैं कंस्ट्रक्शन अपनी कर रहा होता हूँ, तो उसको मेरा कंसल्टेंट अप्रूव करता है, बैंकर करता है, रीरा करता है, 3-4 अथॉरिटीज़ अप्रूव करती है, तो वो पैसे आपके वहाँ से विड्रॉ होते हैं। हमारे पैसे भी जब हम निकाल सकते हैं जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो पैसे विड्रॉ हो सकते हैं, इससे पहले हो नहीं सकते। तो वो सिक्योर करते हैं उन इन्वेस्टर्स को कि आपका पैसा हमारे एस्क्रो अकाउंट में है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्डिंग बनने का, और बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके बाद आपको डिलीवर हो जाएगी। ये एक प्रॉब्लम पुराने इनके साथ जो एक्सपीरियंस हुए, उसके बाद उन्होंने वो सारे एस्क्रो अकाउंट डिज़ाइन किए। और एस्क्रो अकाउंट सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। सिक्योरिटी ऑफ द एलओटी, जो भी बुक करा रहा है उसको सिक्योर करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा वो सिस्टम है कि सब लोग उससे सिक्योर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को भी वहीं से पैसे मिलने, उसको पता है कि इनके एस्क्रो अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो हम इस तरीके से काम को लेके चलें। तो ये सब के लिए विन विन कंडीशन है। और एक प्रोजेक्ट का टाइम लिमिट है, तो वो भी हम उसको कि अब तो नखील ने और डिफरेंट इदारों ने फिक्स कर दिया है कि भाई 3 साल में अगर आप लैंड लेते हैं तो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, स्टार्ट भी करना है और 2 साल में कंप्लीट भी करना है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन चीज़ें लोगों के लिए आसान हो गई, इन्वेस्टर इसमें सिक्योर हो गया। और पॉलिसीज़ यहाँ पे जो है वो पॉलिसी है कि हम उस गवर्नमेंट की चीज़ों के ऑन रिकॉर्ड के मुताबिक चलें, तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको कोई उसमें ना चेंज करें या उसके अगेंस्ट जाने की ना सोचें या अपने जहन को ऐसा कोई चीज़ ना करें। यहाँ जो सिस्टम बने हुए उसको फॉलो करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे कहीं भी। ठीक है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि एस्क्रो अकाउंट से समटाइम डेवलपर डिफ़ॉल्ट भी कर जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपका जो इन्वेस्टर है वो सेफ़ है, या उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है? डेफिनेटली इसलिए सेफ होता है कि कहीं भी प्रोजेक्ट कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो प्रोजेक्ट पूरा रेरा के पास होता है। वो उस प्रोजेक्ट को ऑक्शन करते हैं, नया डेवलपर क्रिएट करते हैं और उससे फंडिंग करा के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। कहीं पार्टनर्स का डिस्प्यूट हो गया, कहीं किसी की डेथ हो गई, उस सूरत में भी वो इन्वेस्टर को सेव करते हैं। इन एनी कंडीशन उन्होंने प्रोजेक्ट किसी नए डेवलपर को ला के, नए कॉन्ट्रैक्टर को ला के कंप्लीट करवाना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिक्योर करती है लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को। परफेक्ट। तो इसका मतलब है कोई भी शख्स चाहे वो अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, तो ये एक अब के आज के दौर में बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। डेफिनेटली आज के दौर में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है, सिक्योर है। और डिपेंड है कि आप कहाँ ले रहे हो, इसलिए कि डिफरेंट टाइप है, मतलब एक लो एंड है, एक मीडियम एंड है, एक हाई एंड है। तो आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन दुबई की लाइफ हाई स्टाइल लाइफ है, मतलब यहाँ लोगों को अट्रैक्ट कर रही है और लोग हाई एंड पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप देखें, कभी आपने सुना होगा 150 मिलियन का घर बिक रहा है, कोई अपार्टमेंट बिक रहा है 45 मिलियन जी। का। तो हम अपने करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें बड़ी वो लगती है, लेकिन यहाँ एक नॉर्मल ही हो गया है कि 30 मिलियन, 40 मिलियन, डिपेंड कि हमारे यहाँ 1 मिलियन से शुरू होती है चीज़ और 100 मिलियन तक जाती जाती है। है। आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपको क्या चाहिए, सब चीज़ सब कुछ अवेलेबल अवेलेबल है। है। ठीक है। आपने जिक्र किया कि इन्वेस्टर जो हैं डिफरेंट डेवलपर्स के पास और के पास अपना पैसा लेके जा सकते हैं जहाँ पे वो ट्रस्ट करते हो। तो उससे मुझे याद आया MS होम्स। MS होम्स की कहानी मुझे बताइए कि MS होम्स जो है ये क्या है, और MS होम्स क्या कर रहा है और कैसे फैसिलिटेट कर रहा है एम एस कम्युनिटी को और डिफरेंट इन्वेस्टर्स को। एम एस होम्स बेसिकली पाकिस्तान में बेसिकली कंपनी हमारी थी, मतलब डिफरेंट कंपनियों में एक कंपनी। और ये कंपनी यहाँ पे 2008 से वर्कआउट कर रही है दुबई में, रियल एस्टेट भी कर रही है और डेवलपमेंट भी कर रही है। पिछले प्रोजेक्ट डायरेक्टली पब्लिकली प्रोजेक्ट नहीं आए थे, लेकिन इस दफ़ा MS होम्स ने दुबई आइलैंड में एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है और फाइनल स्टेज पे आ गया है वो प्रोजेक्ट। अप्रूवल सारे आ गए हैं, अब रीरा में उसके फाइनल है और मे बी वी कैन अनाउंस नेक्स्ट मंथ। लेकिन अनाउंस होने से पहले ही काफ़ी लोगों से जो कांटेक्ट है, तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट ऑलरेडी, उन्होंने अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है, बल्कि पेमेंट चेक के साथ उन्होंने अपने इंटरेस्ट दिए हुए हैं। तो मैं भी जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होता है ईद के बाद, तो ये 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम है, 57 अपार्टमेंट है। और ये
देरा आइलैंड, दुबई आइलैंड में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। दुबई आइलैंड वो जगह है जो पाम दुबई कहलाती है। जो पाम अभी जो जुमेरा है, जो टॉप ऑफ द लाइन, मतलब हम कोई भी जी। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पाम की प्राइस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4,000 टू 12,000, मतलब इतने वेराइटीज़ हैं। तो जब भी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है, जी। और वैसे भी उसके लैंड कॉस्ट भी हाई होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महंगी होती है। तो पहला हम ये प्रोजेक्ट जो पब्लिकली करने जा रहे हैं वो दुबई आइलैंड में करने जा रहे हैं, और टॉप ऑफ द लाइन उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो उसके हर अपार्टमेंट में अपना पूल दिया हुआ है। टॉप ऑफ द लाइन उसकी एसेसरीज़ है, उसकी किचन, उसकी जो टाइलिंग, उसकी जो फिनिशेस हैं। तो आप देखोगे कि वो प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट भी होगा तो हम आपको सबको, दोस्तों को विज़िट भी कराएंगे कि ये क्वालिटी, इसलिए कि आपको इंटरनेशनल कंपटीशन है, पूरी दुनिया के डेवलपर हैं यहाँ। यहाँ आपको वो चीज़ बनानी है जो आप टॉप ऑफ द लाइन हो, जो एसेसरीज़ है वो भी आप टॉप ऑफ द लाइन लगानी है, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको और लोग आके आपको बताएं कि आपने ये काम किया है, और वो नज़र आना चाहिए। सही। अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स की बार बार बात कर रहे हैं और रियल एस्टेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। तो कोई शख्स अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करना चाहता हो, वो रहना नहीं चाहता किसी भी यूनिट के अंदर, या वो उस पर्पज के लिए नहीं लेना चाहता कि यार मुझे रहना है इसके अंदर, तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट और स्पेशली दुबई के अंदर किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए कितना बेहतर हो सकता है ये फील्ड, या कुछ और वो क्यों चूज करे, लाइक स्टॉक मार्केट है या शेयर्स हैं, उसके अंदर वो ना इन्वेस्ट करे और ये जो फील्ड है रियल एस्टेट की उसमें वो आए? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बेसिकली मैं खुद रियल एस्टेट से हूँ, तो मुझे तो रियल एस्टेट अट्रैक्ट करता है, इसलिए कि मैं स्टॉक से, मेरा डायरेक्टली कोई वो नहीं है। तो नॉर्मली आप रियल एस्टेट में एक ये आसानी होती है कि आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आपको पता है, और उसकी रेंटल वैल्यू भी आ जाती है। आप अगर लॉन्ग टर्म भी ले रहे हो तो आपको पता है कि इसमें 7%, 8% आपको एनुअल रिटर्न आना शुरू हो जाता है, और वो एक फिक्स है, उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होती है, और डिफरेंट स्टेज पे अप एंड डाउन मार्केट चल रही होती है, लेकिन जैसे मार्केट का लो होता है तो हाई बनता है। तो जब भी ये चीज़ें होती है तो रियल एस्टेट आसान है। स्टॉक मार्केट में आप जाते हो तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अप एंड डाउन आपको पता हो, उसकी हिस्ट्री पता हो, और उसको शॉर्ट टर्म कर रहे हैं आप या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी मतलब कैपेसिटी, आप वो शेयर्स लेके अपने पास रख सकते हो या उसको आपको निकालने हैं वापस। तो वो सारी चीज़ें बड़ी डिपेंड करती है, टेक्निकलिटी आपको आनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की। जबकि रियल एस्टेट एक आसान नज़र आती है, एक आप देखते हो कि आपकी रेंज है कि आप 3 लाख का अपार्टमेंट लेना चाहते हो, आप 3 मिलियन का लेना चाहते हो, तो आप देखते हो यार ये हमारी कैपेसिटी भी हम पे कर सकते हैं, और उसका इन बिटवीन अप्रिसिएशन भी हो जाता है और रेंटल इनकम भी है। तो ये दोनों सूरतों में आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से रियल एस्टेट आसान होती है, और हर कोई अपना घर भी चाहता है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी चाहता है। तो वो एक हर आदमी एक घर में रह रहा होता है तो उसको एक अंदाज़ा होता है रियल एस्टेट का कि उसकी प्राइस क्या है और किस तरीके से उसको हम लेके चलते हैं। स्टॉक की थोड़ी सी टेक्निकल है, और जो चीज़ स्टॉक वाले समझते हैं वो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बगैर समझे चीज़ें डाल दें, तो वो प्रॉब्लम होती है। उसकी एक लर्निंग होनी चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए उन कंपनियों की, वो क्या बेनिफिट दे रहे हैं लॉन्ग टर्म, और किस तरीके से उसके शेयर्स अप एंड डाउन कर रहे हैं, और उनका फ्यूचर क्या होगा। वो बड़ी चीज़ें रूमर्स होती है, उस पर चल रही होती है, और फिर बाद में जाके एडजस्ट होती है। तो ये टेक्निकलिटी वाली चीज़ है। रियल एस्टेट एक आसान चीज़ है मैं समझता हूँ, और एक आम आदमी, आम फेम चीज़ है, आम आदमी के लिए आसान है। ठीक है। पिछले कुछ साल से, जैसे हमने जिक्र किया कि ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी बूम आया और इन्वेस्टमेंट्स बहुत आए यहाँ पे। फ्यूचर क्या देखते हैं आप रियल एस्टेट का और डेवलपर्स का दुबई के अंदर? दुबई में हम देख रहे हैं कि आने वाला वक्त इससे ज़्यादा आगे जाएगा। पॉपुलेशन डिज़ाइन अच्छी कर रहे हैं ये लोग। अभी आप दुबई साउथ की देख लें तो उन्होंने नया एयरपोर्ट शिफ्टिंग करनी है, 15 लाख आदमियों को वहाँ उन्होंने जी। रीएलोकेट करना है, नए लोग आने हैं, नई जॉब क्रिएट होनी है। जैसे ही जॉब क्रिएट होती है लोगों को आपको घर देना पड़ता है, तो वो एक रिक्वायरमेंट है। टूरिज़्म आपका बहुत बढ़ गया दुबई में। टूरिज़्म जो था मेरे ख्याल से आपके लास्ट 5 साल में उन्होंने डबल किया। कोविड के दौर में टूरिज़्म को इन्होंने ज़िंदा रखा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है। तो ये प्लान तो ये है कि मैं समझता हूँ कि फ़्लाइटों में आने के लिए लोगों को दुश्वारी है, और यहाँ से जाना थोड़ा आसान है, आना मुश्किल हो गया है कि इतने लोग आना चाह रहे हैं दुबई के। इस वक्त एक बूम है
लोग को अट्रैक्ट कर रही है पूरी दुनिया की। आप देखें लास्ट जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होती है, किसी भी कंट्री में वॉर होती है, यूक्रेन वॉर, तो सारा रशियन पैसा आपका यहाँ ज़्यादा एक्टिव हुआ, चाइनीज़ आता है तो वो पैसा आता है। कहीं फॉरेस्ट में, कहीं अफ्रीका में, कहीं इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ भी थोड़े से हालात ख़राब होते हैं तो लोग सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। तो ये अट्रैक्ट करता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आप जिस तरह पॉपुलेशन उन्होंने डिज़ाइन की, उसी तरह बैकअप में उन्होंने हाउसिंग को डिज़ाइन की कि घर भी होने चाहिए, लोग भी होने चाहिए, और नए जो ब्लड है वो बहुत अट्रैक्ट करता है उनको। ये जो माहौल है उसमें सिक्योरिटी के साथ आप जैसा चाहें ऐसे रह सकते हैं दुबई में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो जिस तरीके से, और अफोर्डेबिलिटी ये है कि आप दुनिया में जब हाई एंड पे जाते हैं तो वो ना ड्राइवर अफोर्ड करते हैं, ना मेड अफोर्ड करते हैं, और यहाँ आके देखते हैं कि आपको फ्यूल भी आके घर पे भर के जा रही है गाड़ी। तो ये लग्जरियस आपको कहीं नहीं मिलती, ये लग्जरियस है दुनिया में कि आपको घर बैठे हुए एक फ़ोन पे आपकी ग्रोसरी आ रही है, और एक फ़ोन पे 1 मिनट में हर चीज़, 15 मिनट नहीं लगते तो वो आपका आइटम। तो ये लोग बहुत, यूरोपियन बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अमेरिकन बहुत। तो ये सब इस दफ़ा आप देखें वो लोग ज़्यादा हैं, उनकी तरफ से उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे एशिया की साइड से, बल्कि यूरोप और अमेरिका और कनाडा, यूके, ये इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है। तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे। ज़बरदस्त। मेमन लीडरशिप फोरम की तरफ आते हैं। MLF, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। अभी हमने ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, मेमन सीरीज पॉडकास्ट। तो कम्युनिटी को MS होम्स जो है वो कैसे सपोर्ट कर सकता है? ये वो नौजवान तबका जो इन्वेस्टमेंट्स या रियल एस्टेट को अंडरस्टैंड करना चाहता है, डेवलपर्स की जो इंडस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो उसमें कहाँ तक किरदार अदा किया जा सकता है आपकी तरफ से? मैं कह रहा हूँ ऐसे फोरम है, लोगों को ये एक बहुत, मैं समझता हूँ लकी लोग हैं कि ये चीज़ें मिल रही हैं उनको कि कहीं जाके वो बात कर सकते हैं। आप हमारे पास आए, हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आएँ हमारे पास बैठें, आपके पास आए, हम मिल के कोई चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसा ना हो कि कोई गलत स्टेप हो। हम उनको मशवरा भी देंगे, हम उनको वे आउट भी बताएंगे, इसलिए कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी आपकी ज़्यादा पावर है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिल के काम करने में लोगों के साथ, और जितने कनेक्टिविटी हमारी होगी उतनी हमें रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। और नए लोगों को सही गाइड करना, नए लोगों को सही अपॉर्चुनिटी बताना, नए लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ कि मेमन लीडरशिप ये कर रही है। ये एक अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ कि ये टीम वर्क आप कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि आने से पहले आप एक ऐसे फोरम पे जाओ ताकि आपके पास एक नॉलेज हो। और ये आसानी से नहीं मिलती। जी। ये हम सब का एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं इंटरव्यू, एक टीम बना रहे हैं, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, नए आने वाले बच्चों के लिए, जिनका बैकग्राउंड नहीं है या उनके कोई बिजनेस उससे नहीं है, वो आएंगे तो उनको एक फोरम मिलेगा। तो वो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और ये आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत आप शुक्रिया। लोगों ने इस तरह सोचा। और ये काम ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप, ये मेमन फोरम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको साथ लेके चलें, बच्चों को अपने ग्रो करवाएं, और हमारे जो भी रूल्स हैं इस कंट्री के, जहाँ भी हम रह रहे हैं उसको फॉलो करें, और उसकी लिमिटेशन में रहें, और एक एक स्टेप आगे बढ़े, ऐसा ना हो जंप ना करें। जी। तो अट्रैक्ट तो करती हैं चीज़ें, लेकिन उसमें उन अट्रैक्शन के साथ साथ अपनी लिमिटेशन को भी हमें देखनी है। तो ये बच्चे आने वाला हमारा फ्यूचर है, और ये कहीं भी होंगे दुनिया में। ये अगर पाकिस्तान से हैं तो हमारा काम है कि पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। जी। यहाँ बैठ के भी दुनिया में कहीं भी मेहमान है, जहाँ से भी आते हैं, तो मैं कहता हूँ आए, बैठें, काम करें, तो बहुत अच्छी बात है। ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। $1 मिलियन क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसमें MS होम्स और मोहसिन शेखानी क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, हमारी तो कोशिश होगी कि जो भी लोग आए उसे हम अच्छी गाइडलाइन दें, जो अपने बच्चों को दे सकते हैं वो उनको दें। कोई भी कारोबार करें, ज़रूरी नहीं है रियल एस्टेट में तो वो आ रहे हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास पैसे हैं तो आप आ रहे हैं। बाज़ लोग जॉब के लिए भी आ रहे हैं, बाज़ लोग डिफरेंट और बिजनेस के लिए भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी आ रहे हैं, रेंट कार्स की कंपनी है, टूरिज्म बहुत बड़ा है फील्ड, तो इसी के लिए भी आ रहे हैं। तो हमें मेमन जो हमारा फोरम है, लीडर फोरम, उनको वो सब लोगों को कलेक्ट करना चाहिए। जिस चीज़ में भी बच्चे को हो इंटरेस्ट, हमें उन बच्चों को वहाँ भेज के उनको वो लर्निंग करवानी चाहिए, ताकि वो थोड़ा सीख लें, ताकि वो देख लें, ताकि उनको फ्यूचर को हम सिक्योर कर सके।
कहीं ऐसा एक्सीडेंट ना हो कि वो पहले में ही डर जाए कि सारी जिंदगी प्रॉब्लम में रहे। तो मेरा ख्याल है कि हम और मेमन लीडर फोरम MS होम्स मिलकर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर को हम अपने सेव कर सके, और हमारे जितने भी कहीं से भी कोई आता है उसको हम सपोर्ट करें जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर में से कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को थ्रू मेंबरशिप लीडर फोरम या मेमन सीरीज पॉडकास्ट, और जो न्यू कमर्स आने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहें? मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी दुनिया में हम काम कर रहे हैं, मतलब अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से और एक प्रोसीजर पर काम करते हुए करें, ताकि आपको आने वाले वक्तों में डिफिकल्ट ना हो। जो भी स्टेप्स है उसको लीगल तरीके से अडॉप्ट करें। मेरी ये हमेशा बच्चों को कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें इतनी ऊपर नजर आ रही होती है और जंप करते हैं और गिरने का डर होता है, तो ऐसा ना करें। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चले हमारी आने वाले बच्चे, तो हमारे मुल्क में चीज़ें होंगी। आज हमने दुनिया में 4 मुल्कों में अपनी कंपनी खोल के रखी है, तो इसी वजह से कि एक दिन में नहीं हुई है, इस टेक 40 ईयर्स, 30-35 साल 40 साल के बाद जाके ये चीजें होती। एक दिन में कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चले। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी नीयत अच्छी होगी, हम अच्छा सोचेंगे, तो अल्लाह की तरफ से हेल्प होती है, और आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद होगी। कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, UAE में हो, UK में हो, अफ्रीका में हो, जहाँ भी हो मेहनत, जहाँ भी आना चाहे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे एवरीवेयर। आप लोग भी यही कर रहे हो मेरे ख्याल से, और ये आपकी कोशिश है कि हम जितना अपनी आने वाले लोगों को कनेक्टिविटी कर सके और उनको अच्छा फ्यूचर दे सके। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि हम बार बार आपकी तरफ आते रहेंगे। एक चीज़ मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरफात भाई का और हमारे अरवानी साहब का, दोनों का, कि इन्होंने इस का बेड़ा उठाया अपने कंधों पे और ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। और ये वाकई बहुत बड़ा काम है, अगर ये इस तरह लेके लोगों के साथ लोगों को कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी का, बल्कि पूरे कंट्री के लिए बहुत बड़ा काम होता है। आप UAE में कर रहे हो तो पूरी UAE के लोगों को आप अच्छा उसमें तासुर जाता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिखवाती है, हमें बताती है कि सिस्टम क्या है और उसको फॉलो करना। तो अगर इसको फॉलो करते हुए करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आप इस काविश का हिस्सा बने, तो 2 अफराद ऐसे हैं जिनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए। एक इकबाल अडवाणी साहब जो चेयरपर्सन है मेमन लीडरशिप फोरम के, और दूसरा अराफात नवीवाला साहब जो चेयरपर्सन है बिजनेस एंड फाइनेंस कमेटी MLF UAE के। आप इन दोनों से रब्ता करें, हम आपके साथ इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे। आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं या कम्युनिटी किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हैं तो जरूर हमसे रब्ता कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।